नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट नंबर 8। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संयोजन है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी आपको पसंद भी आएंगे। एक लेवल है इन प्रश्नों का जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी ध्यान से करिएगा और एक तैयारी अपने मन में बना के रखिए कि मुझे बस पढ़ना है। ये मत सोचिए कि अभी मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, मैं क्यों इन प्रश्नों को करूं। ये सब दिमाग में मत लाइए। प्रश्नों को बस समझिए, प्रश्नों का क्या लेवल हो सकता है और सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी प्रश्नों की मैं डिटेलिंग आपको बताता रहूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रश्नों को समझने के लिए। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्रश्नों को निरंतर करते रहिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। क्लियर है आपको? तो पहला प्रश्न है आपका, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? प्रश्न ध्यान से सुनिए, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? प्रश्न नंबर आपका जो 51 है वो है। तो ए आपका 12 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 13 से 17 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 18 से 21 वर्ष। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, 51वां प्रश्न है आपका, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? 12 से 14 वर्ष या 14 से 18 वर्ष या 13 से 17 वर्ष या डी 18 से 21 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो 51 का सही ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन है। 13 से 17 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। क्लियर है आपको? बस ध्यान से पढ़ते रहिए या सुनते रहिए, जब तक आपका फोकस बना रहेगा चीजें आपकी समझ में आती रहेंगी। पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच की होती है। किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से शुरू होती है और 21 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 16-17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तरा किशोरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ एक एक चीज समझिए और आपको डिटेलिंग में हर चीज बताई जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बस आपको सुनते जाना है एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक नजरिए के साथ। अगला प्रश्न है आपका 52वां, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है आपके शैशवावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो 52वां का सही उत्तर है वो सी है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? यौन विरोध की भावना पाई जाती है। तो इसका डिटेलिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बड़ा महत्व है। हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से वयासंधि अवस्था में आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। तो जो पहला पॉइंट है वो तो आपको याद रखना है। अगर ज्यादा याद करना है तो भाई आप नीचे वाली 3 लाइनें भी याद कर सकते हैं। क्लियर है आपको? बस लगातार सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। तो आपको बताना है कि शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है विभिन्न साधनों एवं संस्थानों से, बी आंकड़ों एवं आहारों से, सी साधनों और आंकड़ों से, डी किसी से नहीं। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रश्न है आपका, शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। तो 53 का जो ऑप्शन सही है वो ए है, विभिन्न साधनों एवं संस्थानों से। क्लियर है आपको? तो इसका शिशुपालन एवं समाजीकरण
की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से होता है, जिसमें प्रमुख प्राकृतिक साधन व संस्थाएं निम्नलिखित है। जैसे आपका परिवार है, खेल है, समूह है, भाषा है, जाति है, ये सब क्या है? साधनों और संस्थाएं हैं। क्रिया है आपको? क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? बताइए, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? ऑप्शन ए देखना, बी सुनना, सी स्पर्श, डी सूंघना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो 54 का डी होता है, सूंघना। जो नवजात शिशु है उनमें सूंघने की शक्ति काफी कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर सूंघना होगा, सूचना लिख गया, ठीक है। सूंघना नवजात शिशु में कम विकसित होता है। जैसे जैसे नवजात शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नवजात शिशु में सूंघने की शक्ति बढ़ती जाती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। देखिए, मैं कुछ प्रश्नों को इंग्लिश के वर्ड के साथ भी रखता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। कई बार परीक्षाओं में इंग्लिश के वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं। तो शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंसटिक्टिंग, या ट्रेट, या कंडीशनड रिफ्लेक्स, या एडिप्टिव रिफ्लेक्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को क्या कहते हैं? 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन सही है, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। तो ये ज्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में इस तरह के नहीं होंगे, एक दो ही प्रश्न होंगे, उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपको 100 नहीं करने हैं, आपको बस सिलेक्शन भर के प्रश्न सही करने हैं। 100 प्रश्न सही करके आपका नौकरी कुछ ज्यादा नहीं मिल जाएगी आपको। अगला प्रश्न है आपको, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ विकास से होता है। कौन से विकास से जो अर्थ होता है मस्तकाधोमुखी? तो बताइए, मस्तक से अधोमुखी विकास किससे होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सिर से पैर की ओर, या डी केंद्रीय भागों से दूर की ओर। बताइए, पिछले प्रश्नों में आपने ये किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 56 का? तो 56 का सही जो उत्तर है वो सी है। सिर से पैर की ओर के विकास को क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी कौन से विकास को कहते हैं? सिर से पैर की ओर जो होता है। इसमें देखिए, मस्तक अधोमुखी, तो मस्तक से नीचे की ओर। क्लियर है आपको? बस ऐसे ही आपको समझते रहना है, और कोई भी परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश की जाएगी कि आपकी परेशानी दूर की जा सके। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ सिर से पैर की ओर विकास से होता है। शारीरिक विकास में विशेष क्रम पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझिए, बाकी चीजें आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? बताइए, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है लाइसिन, सी है हिस्टाडीन, बी है थ्रायोनिन, और डी है बैलाइन। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। सी ऊपर हो गया है, बी नीचे हो गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाइसिन, बी हिस्टाडीन, सी है हिस्टाडीन, और बी है थ्रियोनिन, और डी है आपका वेलाइन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 57 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सी है, हिस्टाडीन। क्लियर है आपको? तो हिस्टाडीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए कौन सा अम्ल आवश्यक है? हिस्टाडीन है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी रेनिन, डी लाइपेस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो 58 का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। क्लियर है आपको? तो पनीर बनाने के लिए दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल से फाड़ा जाता है, जिससे दूध से प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है। क्लियर आपको? दूध फाड़ने हेतु नींबू, साइट्रिक अम्ल, रेनिन एंजाइम या दही का उपयोग किया जाता है। क्लियर है आपको?
अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी, चाय। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो ABCD में जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है वो डी है। चाय को शुद्ध तरल आहार नहीं माना जाता है। क्लियर है आपको? तो शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत फलों का रस आता है, नींबू पानी आता है, दाल का पानी आता है, लेकिन चाय शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है? किसमें मिलता है बताइए? कौन से फल और सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है? ऑप्शन ए है आपका सेब और बैगन में, बी नींबू और फूल गोभी में, सी गोभी और संतरा में, डी पपीता और आलू में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण किससे मिलता है? ऑप्शन ए सेब और बैगन में, बी नींबू और फूल गोभी में, सी गोभी और संतरा में, डी पपीता और आलू में। तो इसका जो सही उत्तर है 60 का वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। गोभी और संतरा में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण में मिलता है वो है फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। तो मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं जो शरीर निर्माण तथा सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। क्लियर है आपको? तो आपका अगला प्रश्न है, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होना, या ऑप्शन बी विटामिन बी की मात्रा ज्यादा होना, या ऑप्शन सी पोषण विरोधक अंश का ज्यादा होना, या ऑप्शन डी पकाने में कम समय लगना। तो जितना मैंने आपको विटामिन के बारे में पढ़ाया है, पोषण के बारे में पढ़ाया है, तो उससे आप ये प्रश्न सही कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से पढ़ाई की होगी। प्रश्न है आपका, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होना ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विटामिन बी की मात्रा ज्यादा होना, या ऑप्शन सी पोषण विरोधक अंश का ज्यादा होना, या ऑप्शन डी पकाने में कम समय लगना। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 61 का वो है सी। ये गलत इंफॉर्मेशन लिखी है, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाता है आपका। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, इसकी थोड़ी डिटेलिंग आप समझ लीजिए, फिर पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनाज और दालों के अंकुरण से दालों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन तथा विटामिन सी वृद्धि हो जाती है। अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा में काफी कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और पकाने में कम समय लगता है। आपका अगला प्रश्न है, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। तो आपको वो कारण पहचानना है जिसके कारण प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं या रोना आता है। तो ऑप्शन है आपके सल्फर यौगिक से, बी एंजाइम की क्रिया से, सी बाष्पशील सल्फर की उत्पन्न से, या डी सभी से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। तो 62 का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? ए सल्फर यौगिक से। क्लियर है आपको? तो प्याज काटते समय हमें सल्फर यौगिक यानी कि सल्फर कंपाउंड्स, सल्फेनिक अम्ल के कारण रोना आता है। जब एक प्याज अलग हो जाता है तो सल्फो ऑक्साइड और प्याज एंजाइम निकल जाते हैं और ये एक सल्फेनिक एसिड बनाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? अल्फेनिक। आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए नमक, बी नींबू का रस, सी गंध का अम्ल, या डी आलू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है ऑप्शन ए नमक, बी नींबू का रस,
सी गंधक अम्ल या डी आलू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 63 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा है? बी। नींबू का रस मिलाया जाता है। अब नींबू का रस क्यों मिलाया जाता है उसको समझते हैं। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। खटास की एक निश्चित मात्रा जैम तथा जेली को जमाने के लिए आवश्यक होती है। खटास के लिए साइट्रिक अम्ल तथा अथवा टार्ट्रिक अम्ल मिलाई जाती है। साइट्रिक अम्ल ना हो तो नींबू का रस डाला जा सकता है। खटास जैम जेली तैयार होने के लगभग 5-6 मिनट पहले मिलाई जाती है। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पैकिंग अपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए टेट्रा पैक डिब्बा, ऑप्शन सी है दूध की बोतल, ऑप्शन बी है आपका कागज की थैली, ऑप्शन डी है प्लास्टिक की थैली, ऑप्शन ई है एल्यूमिनियम पर्ण। तो इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं वो आपको पहचानना है। तो जो ऑप्शन ए में सी और बी है, बी में आपका ए और सी है, सी में आपका ई और डी है और डी में आपका ए और सी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर आपको बताना है। 64वां प्रश्न है आपका। तो 64 का जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका तो एक होता है टेट्रा पैक डिब्बा और दूसरा होता है आपका दूध की बोतल। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो ये ऑप्शन किस में है? डी में है, ए और सी में है। ठीक है, तो डी में ये ऑप्शन आपके सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टेट्रा पैक का डिब्बा तथा दूध की बोतल अपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है। इस विधि द्वारा दूध, जूस आदि की पैकेजिंग की जाती है। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? बताइए, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? ऑप्शन ए 65%, बी 75%, सी 40%, डी 50%। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो इसका सही उत्तर है 65 का वो है ए 65%। ठीक है, तो 65 का उत्तर है 65%। क्लियर है आपको? तो आपका अगला प्रश्न है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। बताइए, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। ऑप्शन ए 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकेंड या 72 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समय और तापमान है। तो 66 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकेंड, प्रति 15 सेकेंड। क्लियर है आपको? या 15 सेकेंड। दूध को चिपकाने या पाचरीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकेंड। इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही इसे ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग होता है। यह विधि अधिक दूध का पाचरीकरण करने के लिए उपयोगी होती है। क्लियर है आपको? जो पैकेट में दूध मिलता है वो पाचरीकृत दूध मिलता है, वही विधि बताई गई है आपको। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? बताइए, प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए मिक्सिडीमा, बी क्रेटिनिज्म, सी घेंगा, डी रिकेट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 67 में। तो गर्भावस्था में अगर कोई महिला पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेगी तो उसकी कमी से शिशु को कौन सा रोग हो सकता है? तो 67 का जो सही उत्तर है आपका बी क्रेटिनिज्म। क्लियर है आपको? तो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। जिन बच्चों की माताओं ने गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया है उन्हें क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है,
जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? बताइए। प्रश्न है आपका, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो क्या बनते हैं? तो क्या बनता है? एरोसॉल बनता है, या इमल्सन बनता है, या जेल बनता है, या सोल बनता है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 68वें का? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, इमल्सन बनता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, या 1 वर्ष में? बताइए 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, या 4 वर्ष में, या 1 वर्ष में? तो इनमें से जो ऑप्शन आपका सही है 69 का वो बी है। कौन सा? बी। क्लियर है आपको? तो बच्चों में कल्पनात्मक खेल की प्रवृत्ति 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच चरम सीमा पर होती है। यहां पर आयु होगा, ठीक है। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चे में यथार्थ दृष्टिकोण विकसित होने के कारण दिवा स्वप्न अर्थात कल्पना की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, जो बालक वया संधि की अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती है। अगला प्रश्न है आपका 70वां, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? बताइए, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? ऑप्शन ए गलत उच्चारण, ऑप्शन बी अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन सी हकलाना, डी धीरे धीरे बोलना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, धीरे धीरे बोलना। क्लियर है आपको? धीरे धीरे बोलना भाषा संबंधी दोष नहीं है। जबकि कुछ सामान्य वाणी विकार हैं, जैसे गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी आदि, ये क्या है? ये विकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द हो सकते हैं? प्रश्न है आपका, 2 वर्ष के बालक के शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द हो सकते हैं? ऑप्शन ए 250, बी 500, सी 1000, डी 2000। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो 71 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 250। क्लियर है आपको? तो 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक 250 शब्द हो सकते हैं। 2 से 3 वर्ष के बीच की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है। वाक्य बनाने की उसकी क्षमता का विस्तार होने लगता है। तो जो 2 से 3 वर्ष का बच्चा होता है वो वाक्य बनाकर बोलने की कोशिश करने लगता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। सत्य है या असत्य है, या संबंधित नहीं है, या विवादित है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, सत्य है या असत्य है, या संबंधित नहीं है, या विवादित है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका 72 का वो कौन सा है? बी है, ये असत्य है। क्लियर है आपको? सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता है। कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज एवं संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ लेना। आपका अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है? ऑप्शन है सह परिचर पर आने वाला व्यय, बी है औषधि की आपूर्ति, सी है अस्पताल कर्मी को संदत्त शुल्क, या डी है भोजन पर किया गया व्यय। तो 73वां का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, औषध की आपूर्ति। क्लियर है आपको? तो जननी सुरक्षा के अंतर्गत प्रसूति महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से औषधि की आपूर्ति लागत व्यय शामिल होता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? बताइए, बच्चों का जो टीकाकरण होता है वो किस केंद्र पर होता है?
ए आंगनवाड़ी, बी बालवाड़ी, सी झूला गृह, डी बालशाला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? ए आंगनवाड़ी, बी बालवाड़ी, सी झूला गृह, डी बालशाला। तो जो 74 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, आंगनवाड़ी में होता है। क्लियर है आपको? ये चीज तो आपको पता होगी। आंगनवाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण मां और बच्चे की देखभाल का केंद्र है। क्लियर है आपको? तो ये जानकारी काफी दी गई है। इसमें एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के बारे में बताया गया है जो 1975 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह कौन सी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है वह है 1.5 से 2 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, या 1.3 से 4 वर्ष, या 4 वर्ष के पश्चात। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है वह कौन सा है? तो 75 का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, 2.5 से 3 वर्ष के बीच में। क्लियर है आपको? तो बालक की सोचने और विचारने की क्षमता 2.5 से 3 वर्ष के बीच में शुरू हो जाती है। इस आयु में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। वह अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु की जानकारी चाहता है। सीखना, क्रियाओं को दोहराना, अनुकरण करना, वस्तुओं का निरीक्षण करना आदि क्रियाओं से वह स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है, जिससे मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। तो क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 8। टोटल कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। प्रश्नों का संकलन काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो काफी बारीकी से पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरा अभी सिलेबस नहीं पूरा हुआ है या मैं क्यों पढ़ूं या ये प्रश्न नहीं आएंगे। दिमाग को बीमार मत बनाइए, दिमाग को आजाद रखिए, उसको प्रश्नों को समझने दीजिए। खुद पर फालतू का प्रेशर मत बनाइए। बस लगातार आपको पढ़ते जाना है थोड़ा थोड़ा करके और एक एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए तो मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 505 रुपए में। और व्हाट्सएप पे नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करेंगे तो आपको वहां पर जोड़ दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है आपको? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।